नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे इसके स्रोतों की। और इस स्रोतों में देखिए पूरा का पूरा कंपाइलेशन आप लोगों को दिया जा रहा है और इसका उद्देश्य यही है कि एक साथ सारे ही चीज़ों को एक साथ आप लोग कंपाइल करके दे दिया जाए। और यकीन मानिए जो भी यहाँ पे कंपाइलेशन है स्रोतों का वो आपको एक बुक में नहीं मिलेगा। काफ़ी ही एफर्ट लगाने के बाद इतने सारे जो एविडेंस है, इतने सारे जो स्रोत हैं, वो कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों ही माध्यमों से आप लोगों को देने का यहाँ पे प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए और यहाँ से यकीन मानिए 1 से 2 प्रश्न, चाहे वो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो या फिर अदर जो भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। और इसकी जो दूसरी अगर मैं बात करूँ, बार बार मैं बोलता हूँ कोरिलेटिव स्टडी करने के लिए, तो देखिए इसका दूसरा जो बेनिफिट होगा कि अगर आप यहाँ पे इन नामों से ठीक है देख लेंगे तो आगे चल के जब मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जब ठीक है चैप्टर में इन करेंगे, चाहे कोई भी पर्सन हो, तो जब भी इनका नाम आएगा बिल्कुल आप लोग उस समय अपने आप को ठीक है कंफर्टेबल जोन में रखेंगे। अदरवाइज उस समय पहली बार जब नाम आएगा तो लगेगा कि हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अगर इन नामों को अभी एक साथ आप देख लेते हैं तो कम से कम ये नहीं लगेगा कि वो मेरे नाम नया है। उसको आप लोगों ने ऑलरेडी उसके बारे में जो भी बेसिक जो जानकारियाँ होगी कि किसने क्या लिखा, क्या बोला, उन सारी चीज़ों से आप लोग ऑलरेडी अवेयर रहेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पुरातात्विक स्रोतों की। अब इसमें जो भी पुरातात्विक स्रोतों की लिस्ट काफ़ी लंबी है। बेसिकली 3 चीज़ों में बांटा गया है, सिक्के, अभिलेख और स्मारक भवन। क्योंकि होता क्या है कि पुरातात्विक स्रोतों का इम्पोर्टेंट तभी सबसे अधिक माना जाता है जब वहाँ पे साहित्यिक स्रोत हो, लिखा हुआ स्रोत नहीं हो। क्योंकि अब इस मिडेवल एरा में तो साहित्यिक स्रोत पूरी तरीके से भरा हुआ है, इसीलिए पुरातात्विक स्रोत का रोल यहाँ पे कम हो जाता है, लेकिन ख़त्म नहीं हो जाता है। क्योंकि इन पुरातात्विक स्रोत में भी खासकर हम लोग अभिलेखों की बात करें, सिक्कों की बात करें, जो भी बड़े बड़े स्मारक भवन जो दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल काल तक बने, उसका भी एक अहम रोल है। दूसरा नंबर बात करें हम लोग साहित्यिक स्रोतों का, ये मूल यही है। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आज कि इस साहित्यिक स्रोतों पे आप कंसंट्रेशन बनाए रखें, क्योंकि इसकी लिस्ट इतनी लंबी है कि एक बार में हो सकता है कि आपको क्लियर नहीं हो। और इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई भी देखिए कोताही बरतने की कोशिश नहीं की है। जितना भी लिस्ट मुझे मिला हुआ है, इन लिस्टों की संख्या बहुत अधिक है, लगभग 150 प्लस है। तो अभी से आपको डरना नहीं है, बल्कि आपको ये सोचना है कि इतने सारे जो भी लिस्ट है, अगर मैं आप लोगों को पूरी तरीके से समझा के अगर मैं बता दूं, और इसमें इमेज का भी बहुत अधिक प्रयोग किया गया है, काफ़ी मेहनत लगा है इस पीपीटी को बनाने में। तो अगर मेरे साथ आप देखते हैं, बने रहते हैं, तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को क्लासरूम में क्लियर हो जाएगी। तो इसमें देखिए साहित्यिक स्रोत में, चाहे हम लोग भारतीय स्रोत की बात करें, विदेशी स्रोत की बात करें, या फिर भारतीय स्रोत में दिल्ली सल्तनत से हम लोग जब देखना शुरू करेंगे तो दिल्ली सल्तनत भी देखेंगे। उसी के समकालीन धीरे 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 भक्ति साहित्य भी चलेगा, सूफी आंदोलन भी चलेगा, उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। भक्ति आंदोलन को तो अभी रहने देंगे, सूफी को यहाँ पे लेके चलेंगे, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की, मुस्लिमों की। उसी के पैरेलल नीचे हम लोग बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य की, बहमनी साम्राज्य की। उसका भी कौन कौन सा रिसोर्स है उसे भी देख लेंगे, क्योंकि बहमनी साम्राज्य में बहुत सारे विदेशी यात्री लोग आया हुआ है सब, चाहे पुर्तगीज हो, चाहे इटली वाली हो, ठीक है। तो थोड़ा नाम को लेकर बहुत अधिक कन्फ्यूजन होता है, एक साथ यहाँ भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद से देखिए यहाँ पे कश्मीर का भी इतिहास है। इसमें अभी तक तो आप लोगों ने कल्हड़ की राज तरिंगड़ी भी नाम सुना होगा। आज पता चलेगा कि कल्हड़ की राज तरिंगड़ी कोई एक पार्ट में नहीं है, बल्कि अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा कल्हड़ की राज तरिंगड़ी 1, 2, 3, 4 तक उसको लिखा गया है। सारे नाम आपको यहाँ पे जानने के लिए मिलेगा। उसके बाद से हम लोग चलेंगे मुगल काल में। मुगल काल में भी ठीक वैसे ही रिसोर्स मिलेगा, सिक्के, अभिलेख, स्मारक भवन। और मुगलों के समय स्मारक भवन तो बहुतायत मात्रा में बनाया गया है, चाहे वो लाल किला की बात करें, ताजमहल की बात करें, ठीक है। बहुत सारा यहाँ पे जो बनाया गया है मुगलों के द्वारा बनाया गया है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि बहुत सारा एक आर्किटेक्ट, एक शैली का, जिसे हम लोग इंडो इस्लामिक शैली बोलते हैं, किस तरीके से भारत में डेवलपमेंट हुआ है, बहुत ठीक है। बिल्कुल ही शानदार तरीके से हम लोग देखते चलेंगे। उसके बाद से देखिए अनुवादक में, यहाँ पे जो भी अनुवादक हैं, जैसे कि भारतीय जो भी धर्म ग्रंथ हैं, इन धर्म ग्रंथों के द्वारा मुगल काल में बहुत सारे एक से एक सब विद्वान लोग आएगा, कुछ शासक आएगा, वैसे लोगों के द्वारा
भारतीय धर्म ग्रंथों का अनुवाद करने का प्रयास भी किया जाएगा और एग्जाम में यहाँ पे बार बार पूछता है। एक साथ मैंने कंपाइल कर दिया है, सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को एक साथ मिल जाएगी। उसके बाद से आएंगे विदेशी स्रोत में। तो विदेशी स्रोत में देखिए पूरा का पूरा मैंने बोला शुरू में, इटली से लेके, पुर्तगाली से लेके, रूस से लेके, अफ्रीका से लेके, ईरानी, फारसी, सब ये सारे एरिया से जितने भी लोग आया हुआ है एक साथ आप लोगों को भी यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्लास आप लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर इसको बिल्कुल ही अपने कमांड में लेना चाहते हैं तो मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पीडीएफ पूरी की पूरी इस टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दी जाएगी। कोई भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं पुरातात्विक स्रोतों की। तो देखिए सिक्के हैं, अभिलेख है, स्मारक भवन है। अब जो भी सिक्का मिल रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अब इस सिक्के में कोई ना कोई नाम उत्कीर्ण होगा, इस सिक्के की कोई ना कोई क्वालिटी होगी। ऐसे तमाम जो सारे जो पक्ष होते हैं इन सिक्कों का मूल्यांकन करके उस समाज में मौजूद जो भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जो भी गतिविधियाँ होती है इतिहासकारों के द्वारा बखूबी इसका पता लगा लिया जाता है। उसी तरीके से अभिलेख हैं, कठोर सतहों पे, चाहे वो पत्थर का हो गया, धातु का हो गया, लकड़ी का हो गया, वैसे जगहों पे उत्कीर्ण कराया जाता है। और इस समय भी आप देखेंगे तो कुछ ऐसे शासक आएंगे जिनके द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया है और वो भी इतिहास लेखन में काफ़ी मदद करता है। लास्ट में हो जाएगा देखिए स्मारक भवन में, पूछना ही नहीं है। दिल्ली सल्तनत में चाहे हम लोग ठीक है कुतुब मीनार से लेकर 2.5 दिन का झोपड़ा पूरा का पूरा देखिए लाइन लगा हुआ है, एक से एक मकबरा बना हुआ है। तो उसमें कुछ ना कुछ ठीक है आपको गतिविधियाँ दिखाई देगी। तो इसका भी रोल इतिहासकारों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। खासकर ये सारा जो सेगमेंट है आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी अपना रोल प्ले करता ही करता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पुरातात्विक स्रोतों की। तो देखिए पुरातात्विक स्रोत इन द सेंस आपको समझना है कि जो भी चेंज हुआ, मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जब तक भारत में आक्रमण नहीं हुआ था इस समय मंदिर पूरी तरीके से बन रहा था, चाहे हिंदू मंदिर की बात करें, जैन मंदिर की बात करें। लेकिन जब भारत में मुस्लिमों का आक्रमण शुरू हो गया, चाहे अरबी हो गया, तुर्की हो गया, तो बहुत सारे देखिए यहाँ पे मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, जैन मंदिरों को तोड़ा गया और तोड़ने के बाद उसके जगह मस्जिदों का निर्माण करवाया गया, जो वर्तमान में एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी का विषय रहता है। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे, जब भी मस्जिदों का निर्माण कराया जा रहा है तो इससे एक नया शैली का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक वैसे ही जैसे कि जब यूनानियों का जब भारत में आगमन हुआ था सिकंदर के समय, तो देखिए किस तरीके से उस समय ठीक है हेलेनिस्टिक कला का जन्म हुआ। वही हेलेनिस्टिक कला जो था ठीक है भारत में धीरे धीरे गंधार शैली के रूप में मतलब प्रचलित होना शुरू हो गया। अब यहाँ में ठीक वही चीज़ देखेंगे कि इंडो इस्लामिक शैली का भारत में ठीक है आगमन होगा। अब एक नई जो शैली होगी जो मंदिरों से डिफरेंट, उसका पूरी तरीके से आर्किटेक्ट होगा, वो बनने लगेगा। तो यही चीज़ बताने की यहाँ पे आप लोगों की कोशिश की जा रही है कि जैसे तुर्की शासक हो गया, इन लोगों के द्वारा हिंदू और जैन मंदिरों को बहुत बड़ी मात्रा में तोड़ा गया और उसकी जगह जो भी उन लोगों का मस्जिद था उसका निर्माण करवाया गया। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आता है, जैसे कि 2.5 दिन का झोपड़ा कह लीजिए, ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम बोल लीजिए, कुतुब मीनार कह लीजिए। इसमें नो डाउट देखिए उस समय इसके जगह या तो हिंदू मंदिर होगा या तो जैन मंदिर होगा, जो वर्तमान में कंट्रोवर्सी का बहुत बड़ा कारण बनता है। उसी तरीके से देखिए अब ये सारा चीज़ बनने लगा तो इससे इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली का ठीक है पूरी तरीके से डेवलप होने लगा। इसी के तहत चाहे हम लोग गोथी शैली की बात करें जो नुकीली होती है, इस टाइप का मेहराव की बात कर लें, पूरी तरीके से भारत में भी वो चीज़ डेवलप होने लगा। उसके साथ साथ देखिए बलबन का चाहे लाल महल की बात कर लें, अलाउद्दीन खिलजी का बहुत फेमस नाम देखिए यहाँ पे, मैंने फेमस जो ठीक है आर्किटेक्ट है, संरचना है, अलाई दरवाज़ा की बात कर लें। इसके अलावा बहुत सारा कुछ मकबरा देखने के लिए मिलेगा, चाहे गयासुद्दीन तुगलक हो गया, सिकंदर लोदी हो गया। ये सबकी जब मकबरा आप देखेंगे तो इसके बारे में बहुत सारी जो चीज़ें हैं इंडो इस्लामिक चीज़ों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों की। इसकी फहरिस्त तो काफ़ी लंबी है, यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं। अब देखिए साहित्यिक स्रोतों में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग भारतीय स्रोतों की। भारतीय स्रोतों में सल्तनत कालीन के साथ साथ सूफी साहित्य को भी देखते चलेंगे, कुछ नाम यहाँ पे भी आएगा। इसके साथ साथ चूँकि मैंने वही शुरू में बताया था, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य,
कश्मीर का इतिहास बिल्कुल ही दिल्ली सल्तनत का पैरेलल चलते हुए आपको दिखाई देगा। उसके बाद हम लोग मुग़ल काल में एंट्री मारेंगे और इन्हीं मुग़ल काल के ठीक है कुछ विद्वानों के द्वारा भारतीय धर्म ग्रंथों का अनुवाद भी किया जाएगा, उसे भी हम लोग देख लेंगे। सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सल्तनत कालीन जो भी यहाँ पे ठीक है रिसोर्स है, स्रोत है, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे कह रहा है कि सुल्तानों के दरबार में अरबी एवं फारसी लेखक, विद्वान एवं कवियों का पूरी तरीके से जम बढ़ा होता था, क्योंकि जैसे ही जो ठीक है मोहम्मद जो गोरी का जो दास था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जब दिल्ली सल्तनत का निर्माण कर लिया गया या फिर दिल्ली सल्तनत को एक बड़ा रूप दे दिया गया, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा कि अब धीरे धीरे अरबी फारसी लोगों का, फारसी माने ईरान वाला जो वर्तमान में क्षेत्र है और अरब वाला जो सऊदी अरब का क्षेत्र है, वहाँ से बहुत सारे मुस्लिम लोगों का भारत में आना जाना शुरू हो गया। अब यहाँ पे आ रहे हैं एक मेहमान के तौर पे, रच बस जा रहे हैं। अब वही लोगों के द्वारा देखिए एक राजघराने से संबंधित, यहाँ सुल्तान से संबंधित बहुत सारी बुकों को ठीक है, बहुत सारी बातों को भारतीय ठीक है परिप्रेक्ष्य में ध्यान रख के, भारतीय समाज को ध्यान में रख के यहाँ पे लिखा गया। अब यहाँ पे एक चीज़ को यहाँ पे ध्यान देना है कि इतिहासकारों के द्वारा क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि ये सारे जो लोग थे निष्पक्ष नहीं थे कहीं ना कहीं, ठीक है। इसको थोड़ा समझना होगा। जैसे कि चंद्रगुप्त के समय ठीक है आया हुआ था, मेगास्थनीज आया हुआ था, तो उसके भी ठीक है जो बुक है उसकी इंडिका है, कुछ प्रश्नों को उठाया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है कि भाई वो तो दरबारी रूप में मौजूद था। वैसे ही समुद्रगुप्त की बात कर लें हम लोग, उसका जो दरबारी कवि हरिसेन था, कैसे प्रयाग बृहस्पति में समुद्रगुप्त को ठीक है बढ़ा चढ़ा के लिखा। हर्षवर्धन की भी बात कर लें, उसका ठीक है जो दरबारी कवि बाणभट्ट था। थोड़ा यहाँ पे देखिए आपको सोचना पड़ेगा ठीक है कि लोग द्वारा जो भी बातें लिखा गया है वो पूरा का पूरा शासकों को ध्यान में रख के लिया, मतलब लिखा गया। शासकों के लोग बहुत अधिक क्रिटिसाइज करते हुए नज़र नहीं आएगा। इसीलिए इतिहास लेखन शैली में जब भी इतिहासकारों के द्वारा इसका एनालाइज किया जाता है तो इस चीज़ का ध्यान में रखा जाता है और इतिहासकार ठीक है अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को लिखने का प्रयास करते हैं। तो अब देख पा रहे हैं यहाँ पे जो भी दरबार में अरब एवं फारसी लेखक यहाँ पे आ रहे हैं, सब इन्हीं लोगों के द्वारा कुछ न कुछ यहाँ पे लिखा जा रहा है। जैसे कि नंबर 1 है अली अहमद के द्वारा। अब बिल्कुल हम लोग क्रम से देखते चलेंगे, बिल्कुल रैंडमली नहीं देखेंगे कि एक बार हमने देख लिया कि मोहम्मद बिन कासिम के समय, दूसरा बार देख लिया अलाउद्दीन के समय, मुग़ल काल में। ऐसे हम लोग नहीं देखेंगे, बल्कि बिल्कुल जिस तरीके से क्रम शासक का यहाँ पे चलते रहेगा और उसी क्रम में हम लोग देखेंगे किस किस शासक के समय कौन कौन यहाँ पे लोग आया, क्या क्या ठीक है बातों को, कौन कौन बुक को लिखा, उसको भी हम लोग देखते चलेंगे पैरेलल। तो क्लियर आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट होते जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अली अहमद के द्वारा जो लिखा गया है, यहाँ पे शुरुआत में ही चूँकि मुस्लिमों का जब आक्रमण होगा मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में, उसी समय लिखा जाएगा यहाँ पे चचनामा, या फिर इसको फतहनामा भी बोला जाता है। तो देख पा रहे हैं चचनामा और फतहनामा अर्थात भारत का फतह किया गया। अरे ठीक है। अब इसकी जो भाषा थी देखिए, चूँकि अरब से आया हुआ था मोहम्मद बिन कासिम, तो अरब वाला ठीक है जो क्षेत्र है वहाँ पे अरबी भाषा, और ईरान से जो लोग आएगा वहाँ पे फारसी भाषा ध्यान रखिएगा, और तुर्की से जो आएगा जो तुर्क लोग होगा उस सबका तुर्की भाषा। यहीं पे सारी चीज़ आप लोग क्लियर कर लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो भाषा क्या थी? अरबी थी। अनुवाद आगे चल के अल-फूफी के द्वारा देखिए इस अरबी को फारसी भाषा में यहाँ पे ठीक है अनुवाद किया गया, ट्रांसलेटर के रूप में किया गया। इसमें क्या मिलता है तो देखिए इसमें मोहम्मद बिन कासिम से पहले तथा बाद में भारत में क्या थी उसी के बारे में जानकारी मिलता है। अर्थात इस ठीक है अली अहमद को माना जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम का ठीक है चचेरा ठीक है उसका ठीक है भाई था, या लोग मतलब भतीजा भी वो बोलते हैं। खैर ये हमारा ठीक है इशू नहीं है। तो इसी अली अहमद के द्वारा चचनामा और फतहनामा लिखा गया। चचनामा नाम कैसे पड़ा तो आपको ध्यान होगा कि सिंध का जो उस समय जो शासक था दाहिर था, दाहिर के पिता का नाम था, ध्यान रखिएगा, चाच था। क्या नाम था? चाच था। उसी चाच को ध्यान में रख के चचनामा रखा गया या फिर फतहनामा रखा गया, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत का ठीक है या फिर ठीक है सिंध के एरिया को यहाँ पे फतह किया गया था। बिल्कुल क्लियर है। नंबर 2 में आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लेखक इसका अज्ञात है, लेकिन चूंकि ये भी सिंध के ठीक है संबंधित ही जानकारियाँ देता है, इसीलिए इसका भी नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसका यहाँ पे जो बात लिखा है कानून मसौदी
या फिर जवाहिर उल वाहिर में यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें भी सिंध से संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं या फिर अगर जो भी अरब आक्रमण हुआ है, ठीक है, सिंध पर, उसके भी बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है। तो इससे भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कानून मसौदी या फिर जवाहिर उल जवाहिर। अब देखिए हम लोग बिल्कुल क्रम से देख रहे हैं। अब इसके बाद से आपको पता है कि अब धीरे धीरे धीरे, ठीक है, महमूद गजनवी का आक्रमण होगा। अब महमूद गजनवी का जब आक्रमण होगा तो उसके समय भी, ठीक है, कुछ न कुछ यहाँ पे आपको एविडेंस के रूप में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे अब नेक्स्ट आ रहा है उतबी। ध्यान रखिएगा, उतबी बहुत ही फेमस नाम है, क्योंकि ये भी महमूद गजनवी का कह सकते हैं कि एक सलाहकार के रूप में, एक राजनीतिक सलाहकार के रूप में हुआ करता था। तो ये है उतबी। उतबी ने क्या लिखा है, तो तारीख यामीनी लिखा है, या फिर इसी को किताब उल यामीनी बोला जाता है। देख पा रहे हैं, इसकी भी भाषा ध्यान रखिएगा, अरबी भाषा में लिखा हुआ है। और मोहम्मद गजनवी का ये निजी अधिकारी हुआ करता था। ध्यान रखिएगा, निजी अधिकारी हुआ करता था। और महमूद गजनवी तो आपको पता होना चाहिए, ये तो बिल्कुल एक लुटेरा था। भारत में आया, सोमनाथ मंदिर की बात करें, बहुत सारे और भी मंदिरों की बात करें, उसको, ठीक है, लूट के गया ही गया। और इसी के बारे में यहाँ पे बताता है उतबी कि सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी के बारे में भी इस तारीख यामीनी में, किताब उल यामीनी में, दोनों के बारे में, ठीक है, वर्णन मिलता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, बहुत ही फेमस नाम है यहाँ पे फिरदौसी। ध्यान रखिएगा, फिरदौसी। यहाँ पे देख पा रहे हैं फिरदौसी को, इसके द्वारा जो लिखा गया है शाहनामा लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, शाहनामा। और यह गजनवी का समकालीन था। तो देखिए अभी महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम से महमूद गजनवी देख रहे हैं, तो अभी गजनवी ही चलेगा। गजनवी की समय ही, ध्यान रखिएगा, इसी का समकालीन था फिरदौसी। अब नेक्स्ट आइए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, अबू रेहान अल-बरूनी। मैंने इस अल-बरूनी के बारे में देखिए, आया था एक लुटेरा के साथ, मैंने समझ रहे हैं ना, आया था महमूद गजनवी के साथ, एक लुटेरा का साथ। लेकिन वो भारतीय, जो कह सकते हैं इतिहास में, भारतीय धर्म ग्रंथों में, पुराण में या फिर वेदों में इतना अधिक रुचि लिया कि शायद इतना रुचि तो विश्व में कोई भी विदेशी लोग लिया ही नहीं जितना इस अल-बरूनी ने लिखा। और सारा का सारा, ठीक है, पढ़ के अपने, ठीक है, भाषा में, जो भी इसकी भाषा थी उस भाषा में लिखने का प्रयास किया। अब इसी अल-बरूनी के द्वारा देखिए 2 किताबों को लिखा गया है जो बहुत ही फेमस है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए नंबर 1 है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, तहकीक हिंद है। तो आया था किसके समय, तो महमूद गजनवी के साथ आया हुआ था। बहुत ही टैलेंटेड आदमी था। चाहे हम लोग चिकित्सा शास्त्र की बात कर लें, धर्म की बात कर लें, दर्शन, गणित, सारे ही चीज़ों में वह रुचि रखता था। और तो और देखिए, हिंदू धर्म तथा दर्शन का भी उससे, ठीक है, बहुत अच्छा ज्ञाता था, इंटरेस्टेड व्यक्ति था। इसीलिए आप कभी भी ये कंक्लूजन नहीं निकाले कि कोई व्यक्ति अगर एक खराब है तो उसके साथ जो व्यक्ति आ रहा है वो भी खराब ही होगा। वो हो सकता है कि अल-बरूनी निकल जाए, इतना विद्वान आदमी निकल जाए। लेकिन यहाँ भी अल-बरूनी जो बातें लिखता है, इसको भी इतिहासकारों के द्वारा क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि भारत को कई तरीके से, ठीक है, दिखाने का प्रयास करता है। अब देखिए यहाँ पे इसके बारे में क्या है, तो इसने पहला लिखा है तहकीक हिंद। अब नाम ही लग रहा है तहकीक, माने तहकीकात कर रहा है, हिंदुस्तान की कर रहा है। देख पा रहे इसमें, इसकी भी भाषा अरबी है। और इसका जो अनुवाद है, चूँकि इतनी फेमस बुक है कि आगे चल के देखिए यहाँ पे अनुवाद किया गया ईसी सचाव के द्वारा। इसको नाम याद रखिएगा, ईसी सचाव के द्वारा इंग्लिश में मैंने अनुवाद किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी में अनुवाद किया जा रहा है ईसी सचाव के द्वारा। अल-बरूनी इंडिया, अर्थात एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन। ध्यान रखिएगा, एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन। इसका आगे चल के देखिए रजनीकांत शर्मा के द्वारा इसी तहकीकात इन हिंद को अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया गया। तो पूरा पूरा क्रम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी सचाव के द्वारा अंग्रेजी में, ठीक है, इसको अनुवाद किया गया अल-बरूनी इंडिया। और उस इसी सचाव के बुक अल-बरूनी इंडिया को रजनीकांत शर्मा के द्वारा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया गया। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं किताबुल हिंद। ठीक है, ये भी अल-बरूनी के द्वारा ही लिखा गया है। ये भी देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसमें बताया गया है, विशेषकर ये बता रहा है भारतीयों के बारे में, जो भी पवित्र स्थान होता था वहाँ पे, ठीक है, संग्रहण कार्यों के निर्माण में यहाँ पे, ठीक है, प्रशंसा करते हुए दिखाई देता है। खासकर जो भी तालाब वगैरह, ठीक है, जो बनता था, पुल वगैरह बनता था, तो उसकी प्रशंसा करते हुए नजर आ रहा है कि पवित्र स्थानों पे उस तरह की गतिविधियाँ
होनी चाहिए। दूसरा है बता रहा है इसके बारे में, भारतीयों के बारे में, कि भारतीयों की कमजोरी की वजह से ही जो भी आक्रमणकारी आए, इसी की वजह से भारतीयों को पराजित होना पड़ा। और मैंने बताया भी हुआ था कि उस समय जो भी क्षत्रिय जो शासक थे, आपस में एक मनमुटाव होने की वजह से भी, आपस में एक मत्ता एकजुट होने की मतलब ना होने की वजह से भी विदेशी लोगों को फ़ायदा मिला। इसीलिए कि वे मिल के ठीक है उस सब का सामना नहीं कर पाया। तो इस चीज़ को अलबरूनी अपने किताब उल हिंद में बताते हुए नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, हसन निजामी, बड़ा ही फेमस नाम है हसन निजामी। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसने लिखा है ताज उल मासिर, इसने लिखा है ताज उल मासिर हसन निजामी के द्वारा। ये क्या बता रहा है इसमें, तो देखिए इसकी भाषा देख लीजिए। सबसे पहले अरबी में भी लिखा है और इसने फारसी में भी लिखा हुआ है, और अनुवाद जो इसका किया गया है अंग्रेजी भाषा में इलियट और हाउस मैंने डाउसन के द्वारा, इलियट और डाउसन के द्वारा अनुवाद किया गया है। और इसमें मंगोल ठीक है माना गया कि हसन निजामी जहाँ का था ये, जब वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मंगोल जब आक्रमण हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि एक समय मंगोल पूरा मुस्लिम एम्पायर को सब खत्म कर देगा। तो अच्छा खासा मुस्लिम एरिया में जब आक्रमण हो रहा था, वहीं से भागकर हसन निजामी भारत आ गया। और उस समय भारत का शासक हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। देखा कि एक विद्वान आदमी आया है कुतुब ऐबक, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने हसन निजामी को अपने दरबार में रख लिया, और उसी से आज्ञा पाकर कुतुबुद्दीन ऐबक से ही आज्ञा पाकर जो हसन निजामी ने एक बुक लिखा, जिस बुक का नाम था ताज उल मासिर, ताज उल मासिर लिखना प्रारंभ किया। और ये बुक इल्तुतमिश काल के माने इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ठीक है उसका दामाद ही आएगा, इल्तुतमिश ही दिल्ली का सुल्तान बनेगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय सरकारी संकलन इसको माना जाता है। किसके द्वारा लिखा गया, हसन निजामी के द्वारा क्या लिखा गया है, ताज उल मासिर। इसी को दिल्ली सल्तनत का प्रथम सरकारी संकलन माना जाता है, प्रथम राजकीय संकलन माना जाता है। एकदम आप लोग ठीक है कंसंट्रेशन बनाए रखें, पूरा का पूरा चीज़ देखिए आपको क्लास में क्लियर मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ठीक है कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए अब इसी बुक में जो बातें बताया जा रहा है कि इस बुक में और क्या लिखा गया है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी और इल्तुतमिश के समय का जो भी घटनाओं का जो उल्लेख किया गया है इसी बुक में यहाँ पे किया गया है। इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि विस्तृत रूप से नहीं लिखा गया है, ठीक है। हसन निजामी के द्वारा यह एक छोटा ग्रंथ है, और इसका जो समकालीन वृत्तांत होने के कारण यह प्रथम कोटि का प्रमाणिक ऐतिहासिक स्रोत है। और इतिहासकारों के द्वारा सोचिए इसका खूब ज़बरदस्त तरीके से प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इस चीज़ को हसन निजामी को लेके एग्जाम में बार बार प्रश्न बनते ही रहता है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ़क्र ए मुदव्विर। ध्यान रखिएगा, फ़क्र ए मुदव्विर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इसमें क्या मिलेगा आपको, तो आदाब उल हर्ष व सुआजात इसने लिखा हुआ है। फ़क्र मुदव्विर के द्वारा आदाब उल हर्ष व सुजाआत लिखा हुआ है। इसमें क्या है, तो इसमें पुस्तक में देखिए तुर्कों की युद्ध प्रणाली की इसमें जानकारी मिलती है। दे देगा किस बुक में तुर्कों की युद्ध प्रणाली की जानकारी मिलती है, उस बुक का नाम होगा आदाब उल हर्ष व ठीक है सुजाआत। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मिनहाज उस सिराज, जितना तारीफ किया जाए कम है यहाँ पे, ठीक है। मिनहाज उज सिराज, क्योंकि इसको बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान से देखते चलिए, ठीक है। इसने लिखा है तबकात ए नासिरी, ध्यान रखिएगा, तबकात ए नासिरी मिनहाज उस सिराज के द्वारा इसको लिखा गया है। इसकी जो भाषा है देखिए फारसी है, मतलब ईरान के क्षेत्रों से आया होगा, भाषा है इसकी फारसी है। और इसका जो अनुवाद है पुनः इलियट और डाउसन के द्वारा यहाँ पे किया गया, अंग्रेजी भाषा में किया गया है। और ये इल्तुतमिश का संरक्षण में रहा है, ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश का संरक्षण में रहा है, उसी का समय का है। और ये जो लिखा हुआ है तबकात नासरी में, इसमें पूरा का पूरा पैगंबर मोहम्मद से लेके खलीफा से लेके जितना भी मैंने उस कैसे कैसे साम्राज्य विस्तार हुआ, उन सारी ही चीज़ों को तबकात नासिरी में बड़ी ही शानदार तरीके से मिनहाज उस सराज के द्वारा लिखा गया है। अर्थात देख रहे हैं, ठीक है, मुस्लिम साम्राज्य का कैसे एक्सपेंड हुआ है उसकी जानकारी पूर्णतः 1260 तक कंप्लीट वर्णन इस तबकात नासिरी में मिलता है।
इसके अलावा कह रहा है कि नसरुद्दीन मोहम्मद को इसमें बताया गया है कि दिल्ली का एक आदर्श सुल्तान हुआ था, जो कि ठीक है इल्तुतमिश के बाद ही जस्ट आएगा। नेक्स्ट आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अलाउद्दीन अनामलिक जुबैनी के बारे में। ठीक है, ये है चंगेज खान का यहाँ पे ठीक है इमेज है, क्योंकि उसका संबंध इसी से है। इसने लिखा है, अलाउद्दीन अनामलिक जुबैनी ने तारीख है जहाँ गुस्सा लिखा हुआ है। इसमें बताया गया है कि चंगेज खां द्वारा जब ख्वारिज़म जो राजकुमार था उसका पीछा करते हुए जब आ गया था, देखिए उसका नाम था ख्वारिज़म राजकुमार जलाउद्दीन मंगबरनी, का पीछा करते हुए भारत तक जब यहाँ पे आ गया था, तो उसी का मतलब विवरण मिलता है कि कैसे उसको खदेड़ा हुआ था। ठीक है, मंगोल जो शासक था यहाँ पे चंगेज खां। नेक्स्ट है यहाँ पे अमीर खुसरो, इसको तूतिया हिंद बोला जाता है, माने एकमात्र अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान का एक आप कह सकते हैं ठीक है कवि के रूप में मौजूद है। बहुत ही फेमस नाम है अमीर खुसरो। यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा, ध्यान से देखते चलिए, क्योंकि बहुत सारी कृतियाँ हैं इसके द्वारा रची गई है। तो नंबर 1 है यहाँ पे देखिए, जन्म इसका हुआ है 1252 ईस्वी में। अब उस समय दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड था, उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला में, ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला में। अमीर खुसरो का जो पूरा नाम है, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है, अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो। पूरा नाम अबुल हसन यामीन उद्दीन, ठीक है, उद्दीन खुसरो। देख पा रहे हैं यहाँ पे इतिहासकार नहीं था, वह मुख्यतः एक कवि था, इसीलिए इसकी जो अधिकतर जो बातें मिलेगी काव्यात्मक शैली में, काव्य शैली में आपको ठीक है दिखाई देगी। इसने सुल्तान बलबन के समय जीवन का आरंभ किया, अर्थात सुल्तान बलबन ध्यान रखिएगा ठीक है, इसी के समय मैंने जीवन का आरंभ किया। उसके कुछ दिनों बाद ही बलबन मर गया, तो बलबन का जो भी उत्तराधिकारी आया, जैसे कि आगे चल के कैकूबाबाद जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ठीक है, मुबारक शाह खिलजी और ठीक है गियासुद्दीन तुगलक का संरक्षण प्राप्त किया। इतने सारे शासकों के संरक्षण में रहा है, ध्यान रखिएगा अमीर खुसरो, इसीलिए नाम बहुत ही फेमस है। ठीक है, इनके दरबार में रहा है अमीर खुसरो। अपने समकालीन लगभग सभी सुल्तानों के दरबार में एक प्रमुख कवि के रूप में मौजूद रहा। आप सोचिए इतने सारे देख पा रहे, 1 2 3 4 5 6 ठीक है सुल्तानों के दरबार में रहने वाला एकमात्र ऐसा कवि है अमीर खुसरो। ऐसे भी प्रश्न बना के पूछ सकता है, इसीलिए कहा जा रहा है इसे। ठीक है, प्रथम भारतीय देख पा रहे हैं यहाँ पे जो लेखन शैली का प्रयोग किया, फिर प्रथम भारतीय जो भाषा का प्रयोग किया वो यही था अमीर खुसरो। इसने हिंदी शब्द एवं मुहारों का खुलकर प्रयोग किया, क्योंकि अभी तक अरबी और फारसी का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन इस अमीर खुसरो के द्वारा हिंदी का बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रयोग किया गया, मुहारों का भी प्रयोग किया गया। अब तो देखिए इसकी कुछ रचनाएँ हैं। ठीक है, 6 रचनाएँ तो बहुत प्रमुख हैं जो पूछा ही जाता है, और बाकी 5-6 और भी रचनाएँ हैं जो ठीक है उससे भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले है किरान उस सदायन, 1289 ईस्वी में इसकी रचना की गई। इसकी जो शैली है देखिए यहाँ पे गद्य शैली है, और दिल्ली को उस में यहाँ पे किरान उस सदायन में इसने दिल्ली को हजरत दिल्ली बोला हुआ है। और बलबन के पुत्र ध्यान रखिएगा बुगरखा खां तथा कैकूबाबाद का इस पे वर्णन किया गया है। तो नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 है यहाँ पे मिफ्ताह उल फुतूह, 1291 ईस्वी में लिखा हुआ है। डेट याद नहीं रखिएगा, ठीक है, बस एक क्रम दिखाया जा रहा है कि कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। मिफ्ताह उल फुतूह, इसमें क्या है तो देखिए शैली है बिल्कुल काव्य शैली में इसको भी लिखा है, और उसमें मलिक छज्जू के विद्रोह और जलाउद्दीन खिलजी के मैंने जलाउद्दीन जो भी खिलजी है यहाँ पे, इसके कुछ अन्य सैनिक जो भी अभियान हुआ था, जैसे कि रणथंभौर पर सुल्तान के चढ़ाई, वह यहाँ पे झायन की विजय का इस पे वर्णन मिलता है। नंबर 3 देखिए यहाँ पे खजाना उल फुतूह, ठीक है, तारीख इलाही भी इसे बोला जाता है। इसमें क्या मिलता है तो इसकी पहले शैली देख लीजिए, गद्य शैली में ठीक है मौजूद है, और इसमें अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के घटनाओं विजय का वर्णन मिलता है। तो खजान उल फुतूह है, ठीक है, खिलजी अलाउद्दीन खिलजी, इसे आप लिंक जरूर कर लीजिएगा। देखिए बिल्कुल हम लोग क्रम से चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इल्तुतमिश के बाद तो फिर रजिया वजिया आएगी, ठीक है, उसके बाद से तो फिर अलाउद्दीन खिलजी का ही नंबर आ जाएगा। तो इसे भी थोड़ा सा आप देखते चलिए कि कैसे कैसे क्रम से ये लोग भी चल रहा है। अमीर खुसरो के अनुसार कि शतरंज खेल का आविष्कार भारत में हुआ था, ये इसी बुक में लिखा गया है।
खजान उल फुतूह। तो शतरंज के आविष्कार को लेकर दे देगा, किसने बोला था? दे देगा अमीर खुसरो। लेकिन अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं, सिविल सर्विस का, ठीक है, कोई भी स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, तो आपको अमीर खुसरो ना देख के उसकी बुक दे देगा, खजान उल फुतूह। ठीक है, कि किस बुक में शतरंज का उल्लेख मिलता है? तो तारीख इलाही अर्थात खजान उल फुतूह में मिलता है। अब देखिए नंबर 4 में यहाँ पे देवल रानी खिज्र खां, इसको आशिका बोला गया। अब नाम ही है, ठीक है, इसका मतलब प्रेम प्रसंग का मामला जरूर होगा यहाँ पे। इसमें कहा जा रहा है कि इसकी जो शैली है, काव्य शैली में इसको लिखा गया है। इसमें उस समय देखिए गुजरात का राजा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, करण की पुत्री यही थी देवल रानी, और अलाउद्दीन का जो पुत्र था, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र खिज्र खां की इसमें प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है। तो देवल रानी खिज्र खां माने आशिका में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, गुजरात के राजा करण की पुत्री देवल रानी। कुछ और भी बातें हैं इसमें अलाउद्दीन खिलजी की। गुजरात तथा मालवा विजय व मंगोलों द्वारा स्वयं अपने कैद किए जाने का भी वर्णन मिलता है, जो कि थोड़ा सा भ्रामक लग रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसे आप लोग देख लीजिएगा। नंबर 5 में है यहाँ पे नूह सिपिर, ध्यान रखिएगा, नंबर 5 में है नूह सिपिर। इसमें क्या मिलता है? तो हिंदुस्तान खुसरो की जन्म भूमि है, ये लिखता है, जो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका जन्म ही हिंदुस्तान में हुआ है, भारत में हुआ है। और हिंदुस्तान को बोलता है कि ये स्वर्ग के उद्यानों के समान है, अर्थात स्वर्ग में जिस तरह बगीचा होता है वैसे ही हिंदुस्तान है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए तुगलकनामा, ध्यान रखिएगा, तुगलकनामा बहुत ही फेमस बुक है ये, तुगलकनामा। इसमें क्या है? तो इसकी भी शैली काव्य शैली है, और इसमें गयासुद्दीन जो तुगलक द्वारा दिल्ली के सिंहासन को किस तरीके से प्राप्त किया गया, चूँकि आपको पता होना चाहिए तुगलक वंश किस तरीके से आएगा, ठीक है, उसमें भी शासक है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, ऐसे बहुत सारे शासक आएंगे, लेकिन ये गयासुद्दीन तुगलक ही दिल्ली के शासन को, ठीक है, अडॉप्ट किया था, मैंने उसको, ठीक है, किस तरीके से लिया था, इस तुगलकनामा में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट है 7 नंबर एजाज ए खुसरवी, ध्यान रखिएगा, एजाज ए खुसरवी। इसमें क्या है? तो राजकीय पत्रों का इसमें संकलन किया गया है, राजकीय पत्रों का संकलन किया गया है, और सूफी मत से संबंधित इसमें जानकारी मिलती है, क्योंकि उस समय सूफियाना बहुत ही पीक समय में था, ध्यान रखिएगा। कुछ और भी बातें हैं यहाँ पे देखिए, अमीर खुसरो के कई और ग्रंथों की भी रचना की गई है, इसे आप थोड़ा सा जल्दी से देख लिए, जैसे मजनू लैला, सीधे दे देगा कि किसका संबंध खुसरो से है, मजनू लैला, शिरीन खुसरो, हसन बिहस्त, तारीख ए दिल्ली, इसके अलावा मतला उल अनवर है, इसके अलावा देख पा रहे हैं अफजल व कवायद। ये जो 6 के 6 जो है आप लोग इसे बहुत ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है, एक बार आप और देख लीजिए, मजनू लैला, शिरीन खुसरो, हसन बिहस्त, तारीख ए दिल्ली, मतला उल अनवर और अफजल व कवायद। अब आइए हम लोग नेक्स्ट और बात देखने का प्रयास करते हैं। इसके बाद से आ जाएगा निजाम उल मुल्क तुसी। अब इसके द्वारा क्या लिखा गया है? निजाम उल मुल्क तुसी, ये भी बहुत फेमस नाम है। इसने लिखा है सियासतनामा। देखिए सारी बुकों का कंपाइलेशन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे साथ बने रहिए, कंसंट्रेशन बनाकर बने रहिए, ताकि सारी चीज़ें आप लोग क्लासरूम में क्लियर हो जाए। सियासतनामा, ध्यान रखिएगा, सियासतनामा। इसमें देखिए इस कह रहा है कि इस ग्रंथ में तुर्की शासकों में जो भी प्रचलित था, चाहे दास व्यापार, चूंकि दासों का खरीद बिक्री बहुत होता था उस समय, दास व्यापार हो गया, ठीक है, दास व्यवस्था हो गया, प्रशिक्षण कार्यों की इसमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आइए हम लोग बात करते हैं अब जियाउद्दीन बर्नी, बहुत ही फेमस नाम, मतलब देख रहे हैं, ठीक है, सारा ही कंपाइलेशन है यहाँ पे, जियाउद्दीन बर्नी नाम ही देख पा रहे हैं यहाँ पे, जियाउद्दीन बर्नी मैंने कट्टर इतिहास, मैंने कट्टर इस्लामी इतिहासकार के रूप में इसको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि शरिया को आधार बना के चलने वाला था। मोहम्मद बिन तुगलक व अलाउद्दीन खिलजी की हिंदुओं के प्रति उदार नीति की आलोचना करते हुए नजर आएगा कि भाई इतना उदार होने की ज़रूरत नहीं है। तो किसने किया है आलोचना? बर्नी ने किया हुआ है, जियाउद्दीन बर्नी ने किया हुआ है। इसके द्वारा लिखी गई कुछ बुक है, तारीख ए फिरोज शाही। इसमें क्या है? तो इसकी भाषा फारसी है, और इसका जो अनुवाद है इलियट और डाउनसन, ठीक है, बार बार आ रहा है, इनका नाम ध्यान रखिएगा, इन्हीं लोगों के द्वारा अनुवाद किया गया है, इलियट और डाउनसन के द्वारा। और सुल्तान बलबन से फिरोज तुगलक के बारे में, मैंने, ठीक है, बलबन से फिरोज शाह तुगलक तक के बारे में, जैसे बलबन के बाद से और भी शासक आएगा, उसके बाद फिर से, ठीक है, तुगलक वंश आ जाएगा। सारी की सारी जो जानकारी आपको इस तारीख है फिरोज शाही में मिल जाएगी।
इसमें बाजार नियंत्रण जो अलाउद्दीन खिलजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था, ध्यान रखिएगा, बाजार नियंत्रण का सबसे प्रमाणिक जो विवरण है इसी तारीख फिरोजा शाही में देखने के लिए मिलती है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फतवा ए जहांदारी, क्योंकि इसी के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है, बरनी के द्वारा ही लिखा गया है फतवा ए जहांदारी। इसमें क्या है तो सल्तनत काल के राजनीतिक दर्शन का इसमें वर्णन मिलता है और शरीयत के अनुसार देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आदर्श मुसलमान शासकों के गुणों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है कि आदर्श मुसलमान की किस तरह से एक्टिविटी होना चाहिए, सारा शरीयत मेंशन है। इसी को फतवा ए जहांदारी में बताया गया है। नेक्स्ट आइए हम लोग बात करते हैं बद्र ए चाच। नाम क्या है? बद्र ए चाच। इसने क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे दीवाने चाच लिखा है, शाहनामा लिखा हुआ है, दो चीज़ लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, दीवाने चाच और शाहनामा। देखिए दीवाने चाच में इसने बताया हुआ है कि इसमें मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशंसा किया गया है और उसके लिए ठीक है फतवा भी, मैंने समझ रहे हैं ना, अब फतवा नहीं कहेंगे कसीदा बोलेंगे, ठीक है, कसीदा ही मैंने बढ़ा चढ़ा के उसको बताना मोहम्मद बिन तुगलक को, वो भी एमबीटी को, ठीक है, जो कि एक पागल शासक के रूप में जाना जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा दिल्ली सल्तनत का सबसे योग्य शासक, सबसे पढ़ा लिखा शासक था, लेकिन किस्मत इसका साथ नहीं दे रहा था। जो भी नीतियाँ लाया है उस समय के संदर्भ में, ठीक है, वो नीतियाँ पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाई, क्रियान्वित नहीं हो पाई, जिसके वजह से ठीक है इसकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो जाती थी, फेल हो जाती थी। अब आइए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अल उमरी, ठीक है, अल उमरी देख पा रहे हैं यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक से ही संबंधित है, बिल्कुल क्रम से चल रहा है। इसने लिखा है मलिक उल अलवसार, मलिक उल अवसार, ठीक है, माने अलवसार। मोहम्मद बिन तुगलक की आर्थिक नीतियों एवं विभिन्न योजनाओं का इसमें वर्णन मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ख्वाजा अब्दुल्ला मलिक इसामी, इधर कुछ ठीक है इंपॉर्टेंट नाम इधर भी है, इसमें देख पा रहे हैं फतुह उस सलातिन, देख पा रहे हैं फतुह उस सलातिन, इसके द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। इसमें क्या है तो इसकी भी शैली काव्य शैली है और इसमें यामनी वंश के बारे में, यामनी वंश वही जो महमूद गजनवी हुआ करता था, यहाँ से प्रश्न बना सकता है कि महमूद गजनवी किस वंश का था लुटेरा, वो यामनी वंश से था। इसको लेकर तुगलक वंश तक के इतिहास का इसमें वर्णन दिया गया है और इसमें बताया गया कि किसी भी तुगलक सुल्तान से इसको संरक्षण प्राप्त नहीं था, फतुह उल सलातिन को। तो इसका मतलब कि जब तुगलक वंश से इसको संरक्षण प्राप्त नहीं था तो इसका मतलब कि जो भी ये तुगलक के बारे में लिखेगा तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये थोड़ा न्यूट्रल होकर लिख सकता है या फिर उस सब की आलोचना भी कर सकता है। देखिए इसका संबंध कहाँ से था, इसका जो संबंध था देखिए इसका जो ठीक है विवरण सत्य के पर्याप्त यहाँ पे निकट माना गया है, क्योंकि इसको संरक्षण प्राप्त नहीं था। ये आपको चला जाएगा बहमनी वंश, ठीक है, जो 1347 ईस्वी में जो बहमनी वंश का जो संस्थापक था अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसको हसन गंगू भी बोला जाता है, इसी को ठीक है ये समर्पित था फतुह उस सलातिन अर्थात ठीक है मलिक इसामी, बहुत फेमस नाम है मलिक इसामी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक। देखिए दिल्ली सल्तनत का धीरे धीरे अब कहाँ पे आ गए हम लोग, फिरोज शाह तुगलक। अभी थे हम लोग ठीक है गयासुद्दीन तुगलक में, फिर आए ठीक है मोहम्मद बिन तुगलक, अब आ रहे हैं हम लोग फिरोज शाह तुगलक में। इसकी आत्मकथा है, बहुत फेमस है, देखिए फुतुहात ए फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक की ठीक है आत्मकथा के रूप में इसको जाना जाता है। इसमें उसके इस्लाम धर्म के प्रसार के लिए किए गए प्रयत्नों का उल्लेख है और उसके अलावा इसमें लिखा था कि उसने केवल इस्लाम द्वारा स्वीकृत करों को ही अपनी प्रजा से लिया, ब्राह्मणों से भी देखिए यहाँ पे यही था, फिरोज शाह तुगलक जजिया कर भी लिया, इस्लाम के विरुद्ध किए जाने वाले कार्यों को रोका, जनहित के जो भी विभिन्न कार्य होते थे ठीक है उसको किया, हिंदू मंदिरों को भी तोड़ा और बड़ी संख्या में हिंदुओं को मुसल बनाने में ठीक है सफलता भी पाई। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आज वर्तमान में देखिए जो भी मुस्लिम कम्युनिटी है, देखिए किसका क्या इतिहास रहा है, कौन मतलब प्योर है, प्योर की तो यहाँ पे बात ही नहीं है, पूरा एक कंपोजिट हो गया भारत में, ठीक है। कल्चरल जो डाइवर्सिटी है इसी वजह से तो आ रही है। पहले कौन क्या था क्या पता, उसका कन्वर्जन हो गया, धर्मांतरण हो गया है, कितने सारे हिंदुओं का क्रिश्चियनिटी में हो गया है, कितने सारे हिंदुओं का मुसलमानों में हो गया है, ठीक है। ऐसा देखिए इतिहास बता रहा है हमें, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए थोड़ा कट्टरता की भावना को थोड़ा सा ठीक है कम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद से बात कर ले हम लोग सम से सिराज अफीफ, ठीक है, बिल्कुल देखिए मेरे साथ बने रहिए। सम से
सिराज अफीफ, क्योंकि इतना ज़बरदस्त कंपाइलेशन आपको नहीं मिलने वाला है। इसके द्वारा लिखा गया है तारीख है फिरोजा शाही। इस ग्रंथ में देखिए फिरोजा शाह तुगलक की पूरा का पूरा उपलब्धियों का इसमें वर्णन दिखाया गया है। इसके अलावा अफीम ने गयासुद्दीन तुगलक हो गया, उसी के समानांतर, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ऐसे ही आपको ध्यान आ जाएगा कि तुगलक वंश कैसे चलेगा। गयासुद्दीन तुगलक के बाद, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक आएगा, इसके बाद फिरोज शाह तुगलक आएगा। देखिए कितना आसान हो जा रहा है। इन तीनों के लिए यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे ग्रंथ लिखा, इनमें से एकमात्र तारीख फिरोज शाही ही अभी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं याहबिन अहमद सरहिंदी। बहुत ही फेमस नाम है सरहिंदी, बस इसी नाम से इसको जाना जाता है। देख पा रहे हैं यहाँ पे तारीख मुबारक शाही इसके द्वारा यहाँ पे लिखा गया है, और इसका जो लेखक है मुबारक शाह, ठीक है, सैयद वंश के संरक्षण में, चूँकि तुगलक वंश के बाद से, ठीक है, सैयद वंश ही आ जाएगा, सैयद वंश के बाद से लोदी वंश आ जाएगा, ठीक है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे सैयद वंश का एकमात्र समकालीन जो स्रोत है इसी सरहिंदी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, माने सरहिंदी के द्वारा लिखित तारीख मुबारक शाही में देखने के लिए मिल जाएगा। मोहम्मद गोरी के सिंहासन पर बैठने के बाद से सैयद वंश के तृतीय जो शासक था सुल्तान मोहम्मद शाह के सिंहासन पर बैठने तक की जो घटनाएं हैं इसी पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत लंबा चौड़ा देख पा रहे हैं ना रेंज, माने मोहम्मद गोरी से सोचिए, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो, ठीक है, जो उसका आप कह सकते हैं, ठीक है, जिसका गुलाम हुआ करता था वो मोहम्मद गोरी का, उसके समय से लेके यहाँ तक, ठीक है, सैयद वंश के सुल्तान मोहम्मद शाह के सिंहासन पर बैठने, इतना लंबा चौड़ा देखिए, ठीक है, जो टाइम पीरियड है इस बुक में वो सारी घटनाएं दर्ज है तारीख मुबारक शाही में। नेक्स्ट है यहाँ पे तैमूर लंग। चूँकि आपको पता है कि तैमूर लंग का भी लगभग 1398-99 के आसपास यहाँ पे दिल्ली में आक्रमण हो गया था, और मैंने बताया भी था कि तैमूर लंग का आक्रमण, ठीक है, दिल्ली सल्तनत को डैमेज करने का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। उसी समय आया तैमूर लंग, देखिए 2 करोड़ लोगों की हत्या करने वाला तैमूर लंग। अब कितनी सच्चाई है थोड़ा सा तो, ठीक है, डाउट रहता ही है इसमें, 2 करोड़ काफ़ी लोग होते हैं। इसका जो आत्मकथा है ध्यान रखिएगा, मलफुजात ए तिमूरी, मलफुजात ए तिमूरी। इसमें क्या है देखिए, तो भाषा इसकी तुर्की है, क्योंकि ये तुर्क का था, ध्यान रखिएगा तुर्क का। अब इसी के जो वंशज होंगे आगे चल के मुग़ल लोग आएगा, तो मुग़ल लोग, ठीक है, इसी तैमूरी वंश से बिलोंग करता है, और उसकी माता, ठीक है, जो चंगेज खान था, ठीक है, चंगेज खान से उसकी माता बिलोंग करती है। तो मुग़ल लोग, ठीक है, अपने आप को तैमूर का वंशज कहलाना ज़्यादा पसंद करता था। भाषा तुर्की है। अनुवाद यहाँ पे देख पा रहे हैं अबू तालिब हुसैनी, अर्थात फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया गया है, और इसमें तैमूर के कार्यकलापों, विचारों और भारत पर आक्रमण का वर्णन मिलता है, अर्थात मलफुजात तिमूरी में इसका पूरा का पूरा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सराजुद्दीन अली याजदी है यहाँ पे, इसके बारे में क्या है, ये भी तैमूर लंग से ही संबंधित है। जफरनामा इसके द्वारा लिखा गया, ध्यान रखिएगा जफरनामा इसके द्वारा लिखा गया है। यह तैमूर की जीवन गाथा है। इसके साथ साथ इससे सराजुद्दीन अली याजदी ने अमीर तैमूर के पुत्र के संरक्षण में इसको लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अमीर तैमूर के पुत्र के, मैंने तैमूर के पुत्र के संरक्षण में इसको लिखा था। नेक्स्ट शेर, ठीक है, रिजाकुल्लाह के द्वारा देखिए क्या लिखा गया है, वाकियात मुस्ताकी और तारीख मुस्ताकी। नाम देखिए एक ही है यहाँ पे, ऐसे ओब्लिक आप कर सकते हैं। इसमें क्या है कि लोदी और सूरवंश के अतिरिक्त मालवा और गुजरात के अफगान राजवंशों का वर्णन मिलता है। देखिए कितना, अब जैसे ही खत्म हुआ तुगलक वंश, उसके बाद आ जाएगा, ठीक है, सैयद वंश, उसके बाद आ जाएगा लोदी वंश, लोदी वंश के बाद से फिर से बाबर का भारत में आक्रमण हो जाएगा, उसके बाद मुगल काल चलने लगेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप देखेंगे ध्यान से तो आपको ये जो टाइम पीरियड है ना, आप लोग बहुत बड़ा वो क्या बोलते हैं कि उसको शॉर्टकट अपनाते हैं, ठीक है, कोई ना कोई फार्मूला अपनाते हैं। वो गलत नहीं है अपनाना, लेकिन समझ के अपनाइए ना चीज़ों को, ताकि आपको, ठीक है, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसमें लोदी और सूरवंश के अतिरिक्त मालवा और गुजरात के अफगान राजवंशों का इसमें वर्णन मिलता है। तो ध्यान रखिएगा लोदी और सूरवंशों के अतिरिक्त मालवा और गुजरात के अफगानों का किसमें, वाकियात मुस्ताकी और तारीख मुस्ताकी में। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं अहमद यादगार, अहमद यादगार, इसके द्वारा क्या लिखा गया है, तो तारीख ए सलातीन ए अफगान ए या तारीख शाही इसके द्वारा लिखा गया है।
इसका जो विवरण है देखिए, बहलोल लोदी के शासनकाल से शुरू होकर हेमू की मृत्यु तक, ये भी बहुत लंबा चौड़ा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, बहलोल लोदी से लेके हेमू तक। ये बहलोल लोदी ने एक्चुअली ये बकलोल लोदी है, ठीक है, बहुत अधिक योग्य शासक नहीं होता है। हेमू तक, हेमू की मृत्यु तक ये समाप्त होती है। नेक्स्ट आइए अब देखिए, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नियामत उल्लाह, ध्यान रखिएगा, नियामत उल्लाह, इसके द्वारा क्या लिखा गया है, मुजगान, ठीक है, मुजखान ए अफगानी इसके द्वारा लिखा गया है। क्या है देख लीजिए, इसमें लोदी वंश के शासकों के समय की घटनाओं का विस्तृत रूप से वर्णन मिलता है। उसी तरीके से यहाँ पे अब्दुल्ला के द्वारा, ई इम्पोर्टेंट है, अब्दुल्ला, ध्यान रखिएगा, अब्दुल्ला, ठीक है, देख पा रहे हैं यहाँ पे तारीख है दाऊदी लिखा गया है। और ये तारीख दाऊदी में क्या है, तो ये विवरण लोदी शासक बहलोल लोदी के शासन से प्रारंभ होकर बंगाल के, ध्यान रखिएगा, अफगान शासक दाऊद की मृत्यु तक, माने 1575, ये दाऊद नहीं है, ध्यान रखिएगा, उस समय का, ठीक है, हिस्ट्री वाला, 1575 ईस्वी के समय पर आकर ये समाप्त होता है। ये भी बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे टाइम पीरियड है। नेक्स्ट, सूफी साहित्य, चूँकि अब दिल्ली सल्तनत वाला पोर्शन तो कंप्लीट हो गया, अब सूफी साहित्य आ रहा है यहाँ पे, चूँकि उसी के पैरेलल तो सूफियाना अंदाज भी चल रहा है। इसमें बहुत कुछ नहीं है, चूँकि सूफी साहित्य को मैं जब डिटेल्स पढ़ाऊँगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आएगी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नाम है। सूफी साहित्य को मलफूजात भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, मलफूजात भी कहा जाता है। और इसमें निम्नलिखित ग्रंथ आते हैं, जैसे कि नंबर 1 है अमीर हसन सिजी के द्वारा जो लिखा गया है। क्या लिखा गया है, इसके द्वारा फवाद उस कुवाद लिखा गया है, बहुत फेमस है फवाद उस कुवाद। इसमें क्या है, तो शेख निजामुद्दीन औलियों के उपदेशों का, ठीक है, वार्तालाप का जो भी वर्णन है, बहुत फेमस, ठीक है, शेख निजामुद्दीन जो औलिया हुए हैं, बहुत फेमस नाम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं यहाँ पे, हमीद कलंदर भी लिखा गया है, ठीक है, सूफी साहित्य के अंतर्गत आएगा हमीद कलंदर। इसमें क्या है, तो इसकी रचना खैर उल, ठीक है, सॉरी, हमीर कलंदर के द्वारा रचना किया गया है, खैर उल मजलिस की रचना किया गया है। इस ग्रंथ में सूफी संत नसरुद्दीन चिराग दहलवी के, माने चिराग देहलवी, माने दिल्ली के बारे में बताया जा रहा है, देहलवी के वार्तालाप का इसमें संकलन मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, असम शासक के रूप में कुछ है यहाँ पे, चूँकि असम के बारे में जो जानकारी मिलती है, थोड़ा सा इसके भी बारे में देख लीजिए, एक पॉइंट है बस असम शासक के बारे में, चूँकि अहोम वगैरह आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, तो वहाँ पे असम में आपको एक बुरुंजी साहित्य मिलेगा, ध्यान रखिएगा, बुरुंजी साहित्य, ठीक है, असम शासकों का अहोम भाषा में लिखा यह साहित्य है बुरुंजी साहित्य। इसके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुरुंजी साहित्य किस राज्य से बिलोंग करता है, तो असम से बिलोंग करता है। असम के शासकों के द्वारा इस साहित्य को लिखा गया है, तो बहुत बड़ा, ध्यान रखिएगा, असम, ठीक है, जो अहोम, आपको आगे जानेंगे, अहोम आंदोलन वगैरह आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा। अब आइए बात करते हैं हम लोग मुगल कालीन, कौन कौन यहाँ पे लोग हैं, थोड़ा इससे भी हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन किसके द्वारा क्या क्या लिखा गया है। बड़ा फेमस पोर्शन है। सबसे पहले बाबर हैं, ठीक है, यही है बाबर जो मुगल साम्राज्य का नींव डालेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तैमूरी वंश से बिलोंग करता है, तैमूरी वंश से, और इसकी माता, ठीक है, चंगेज खां के वंश से, चंगेज खां की वंश से। तो तुजू के बाबरी, यही इसकी आत्मकथा है। इसकी भाषा तुर्की है, चूँकि ये तुर्की से आया हुआ था, तो इसीलिए इसकी भाषा क्या हो गई, तुर्की हो गई, सिंपल सा चीज़ है। एक बार इसका अनुवाद जो किया गया है, देखिए मुगल काल में 4 बार फारसी में इसका अनुवाद किया गया है, चूँकि अब तुर्की से, चूँकि यहाँ फारसी, देखिए भाषा बहुत तेज़ी से भारत में, ठीक है, मतलब फैल रही है, हो रही है, इसीलिए इस यहाँ के, ठीक है, तुर्की से फारसी में लोग करवा रहा है। फारसी बिल्कुल ही, ठीक है, फेमस उस समय तक भाषा हो चुकी थी, जैसे कि जैन खां, पायंदा हसन, अब्दुल रहीम खान खाना और मीर अबू तालिब द्वारा इस तुजू के बाबरी को, ठीक है, फारसी में अनुवाद किया गया था। 4 लोगों के द्वारा मिल के अनुवाद किया गया था। मैडम बेवरीज ने क्या किया था, इसको अंग्रेजी भाषा में, बड़ा फेमस नाम है मैडम बेवरीज के द्वारा अंग्रेजी भाषा में, और दीवान काव्य संग्रह इसको तुर्की भाषा में, माने ये बाबर के द्वारा ही लिखा गया है, दीवान काव्य संग्रह तुर्की भाषा में। बाबर जो भी लिखेगा उसमें नया नया आया था, तुर्की भाषा में ही लिखेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो रिसाल उसज खत बाबरी बोला गया तुर्की भाषा में। इसके अलावा
मुबइयान अर्थात मुस्लिम कानून की पुस्तक है, ये भी तुर्की भाषा में है। तो बाबर ये 4 बुक लिखता है, इन 4 बुक को आप ध्यान में रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, तुजु के बाबरी। अब देखिए बाबर के बाद यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे तो खवांद अमीर आएगा। खवांद अमीर क्या करेगा, तो देखिए हबीब उरु सियर लिखेगा। ये किसके बारे में है, तो इसकी भाषा पहले देख लीजिए, फारसी है। और बाबर द्वारा 1529 में देखिए अफगानों के विरुद्ध किए गया जो भी अभियान था, कैसे ठीक है उस सबको हराया, उसके बारे में जानकारी मिलती है हबीब उ सियर में, मैंने हबीब उरु सियर में। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ध्यान देखते रहिएगा। हुमायूं के शासनकाल के इसमें प्रथम 3 वंश की घटनाओं का भी इसमें वर्णन मिलता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मिर्जा मुहम्मद हैदर। मिर्जा मुहम्मद हैदर, इसमें क्या है, ठीक है, तारिख ए रसीदी इसके द्वारा लिखा गया है। तारिख ए रसीदी इसके द्वारा लिखा गया है। बिल्कुल आराम से आप लोग देखते चलिए। इसकी भाषा क्या थी, फारसी थी। और बाबर और हुमायूं के समय की घटनाओं का वर्णन करता है अपने बुक तारिख ए रसीदी में। इसके अलावा कश्मीर के इतिहास के बारे में भी जानने के लिए मिलता है हमें तारीख रसीदी में। नेक्स्ट यहाँ पे है खवानंद अमीर के द्वारा। देखिए अब ये सब बिल्कुल अभी हम लोग बाबर हुमायूं को देख रहे हैं, तो इसी से रिलेटेड ठीक है बातों को आपको देखने के लिए मिलेगा। कानून ए हुमायूनी लिखेगा है। कानून ए हुमायूनी, और हुमायूं के शासन काल के प्रथम कुछ वर्षों की घटनाओं को जानने का यह प्रमुख साधन के रूप में उभरा हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे गुलबदन बेगम बहुत ही फेमस है, ध्यान रखिएगा, गुलबदन बेगम है यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। इसने क्या किया हुआ है, देखिए हुमायूं नामा इसने लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, हुमायूं नामा इसने लिखा हुआ है, बहुत फेमस है, ठीक है। अकबर के कहने पे भाषा इसकी फारसी है, अकबर की बुआ थी ये। बेगम ने, ठीक है, बाबर के चरित्र, अपने संबंधियों से उसके व्यवहार, उसके अंतिम समय की महत्वपूर्ण घटनाएं, उसकी बीमारी और हुमायूं के जीवन की 1555 ईस्वी तक की महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण मिलता है। जो कि 1555 के आसपास आपको पता है कि ठीक है हुमायूं की मृत्यु हो जाएगी, बेचारा लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर कर ठीक है मर जाएगा। और इसी समय आएगा अकबर, ध्यान रखिएगा अकबर उस समय बच्चा होता है, ठीक है। इसमें राजनीतिक घटनाओं पर बल यहाँ पे नहीं दिया गया है। गुलबदन बेगम मतलब परिवार के बारे में आप सिंपल आप कह सकते हैं, ठीक है, पारिवारिक गतिविधियों पे ही पूरी तरीके से बल दिया गया है हुमायूं नामा में। और इस हुमायूं नामा को लिखा कौन है, अकबर की बुआ गुलबदन बेगम के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पे जौहर अफ्ताबी। जौहर अफ्ताबी, इसके बारे में क्या है देखिए, इसने लिखा है तज़किरात उल वाक़ियात लिखा हुआ है। और इसमें भाषा जो है देखिए फारसी का प्रयोग किया गया। अब धीरे धीरे देखिए लोग कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। पहले वो आया तो हमने देखा तुर्की में लिख रहा था सब बाबर वगैरह। अब धीरे धीरे सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ की जो जनमानस की भाषा है वो है फारसी भाषा। तो वो लोग फारसी भाषा में सब लिखने लगा, चूँकि जनमानस इन द सेंस की मुस्लिम जो कम्युनिटी थी उनकी भाषा फारसी भाषा। तो हुमायूं के चरित्र, उसके जीवन की घटनाओं, उसके ठीक है दुर्दिनों की स्थिति, अकबर के जन्म और बाल्यावस्था के विषय में प्रमाणिक ग्रंथ है तज़किरात उल वाक़ियात है। हुमायूं का ठीक है ये नौकर है, ध्यान रखिएगा, जौहर अफ्ताबी हुमायूं का नौकर है, वहीं इस बुक को लिखता है। नेक्स्ट हसन अली खां, बहुत फेमस नाम है हसन अली खां, ठीक है। तवारीख ए दौलत ए शेर शाही इसके द्वारा लिखा गया है। तवारीख ए दौलत ए शेर शाही इसके द्वारा लिखा गया है। देखिए इसमें क्या है, तो इसकी भाषा फारसी हो जाएगी। और फारसी के साथ साथ इस ग्रंथ में से शेर शाह के जीवनी और शासन प्रबंध पर उपयोगी विवरण प्राप्त होता है। क्योंकि जैसे ही बाबर आएगा, बाबर का पुत्र हुमायूं, और हुमायूं को टक्कर देने के लिए बिहार से निकलेगा शेर शाह। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। ये ग्रंथ सभी इतिहासकारों द्वारा विश्वसनीय माना जाता है, ध्यान रखिएगा। हसन अली खां का तवारीख ए दौलत ए शेर शाही, सॉरी, ये ग्रंथ सभी इतिहासकारों द्वारा विश्वसनीय यहाँ पे नहीं माना जाता है, ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं माना जाता है कौन सा, हसन अली खां का तवारीख ए दौलत ए शेर शाही। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अब्बास खां सरवानी। अब्बास खां सरवानी, इसने क्या लिखा हुआ है, तो तारीख ए शेर शाही अथवा तोहफा ए अकबर शाही लिखा हुआ है। इसमें क्या है, तो इसकी भी भाषा फारसी है, मैंने फारसी समझ रहे हैं ना सब, उसको छोड़ के बाबर वाला छोड़ के, ठीक है, सब यहाँ पे ठीक है फारसी ही आएगा। यह ग्रंथ शेर शाह के जीवन चरित्र,
विजय व शासन प्रबंध के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का एक उपयोगी विश्वसनीय स्रोत यहाँ पे हो सकता है। इसी ग्रंथ में शेर शाह द्वारा चुनार और रोहतासगढ़ के किलों पर अधिकार किए जाने की घटनाओं और मुगल बादशाह हुमायूं तथा शेर शाह के मध्य हुए जो भी संघर्ष हुआ था उसके भी बारे में वर्णन मिलता है। तारीख है शेर शाही में उसका वर्णन मिलता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पे शेख रिजकुल्ला मुस्ताकी। शेख रिजकुल्ला मुस्ताकी, इसका जो देखिए लिखा गया इसके द्वारा वाकियात मुस्ताकी या फिर तारीख मुस्ताकी भी इसको बोला जाता है। इसकी भी भाषा फारसी है और इसमें बताया गया है वाकियात मुस्ताकी शेर शाह, उसके उत्तराधिकारी और हुमायूं के इतिहास को जानने की महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं इसमें दोष भी है कि इसमें तिथियां नहीं दी गई है और तिथि क्रम जब नहीं रहेगा तो बहुत एक ऑथेंटिक सोर्स इसको नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे अहमद, या फिर इसको यादगार के रूप में जाना जाता है। अहमद यादगार, इसने क्या लिखा हुआ है देख पा रहे शेर शाह शुरू से संबंधित इसने लिखा है। तारीख शाही लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा तारीख शाही। और इसका जो रचना काल है देखिए जहांगीर के समय इसकी रचनाकार पूर्ण हुई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, शेर शाह शाही। ठीक है, किसके विषय में देखिए इसमें शेर शाह द्वारा किए गए जो भी अभियान थे उसकी मृत्यु कैसे हुआ, किस तरीके से, ठीक है, जो कलिंजर का किला जीत गया था एक, ठीक है, बम खुदे में गिरा लिया, उसकी मृत्यु है, उसकी मुद्रा प्रणाली का उल्लेख है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फरिश्ता। फरिश्ता, ठीक है, फरिश्ता, इसने क्या लिखा है तो तारीख फरिश्ता लिखा हुआ है और इसमें प्रायः भारत का संपूर्ण इतिहास इसमें दिया गया है। इसका अधिकांश जो विवरण है तारीख शेर शाही पर आधारित है। नेक्स्ट अबुल फजल, बहुत ही फेमस नाम है, ध्यान रखिएगा अबुल फजल। यही है आइन ए अकबरी, इसी के द्वारा लिखा गया है। इसी को बोला जाता है अकबरनामा या आइन ए अकबरी बोला जाता है। अकबरनामा को 3 भागों में बांटा गया। अब 3 जो भाग में बांटा गया इस चीज़ को आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन होकर देखिए, क्योंकि बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि 3 भागों में किस किस से कौन कौन में सब्जेक्ट से संबंधित है। पहला भाग में है यहाँ पे तैमूर से लेकर देखिए हुमायूं तक के मुगल शासकों के इतिहास का वर्णन, अर्थात जो भी शासक हैं अपने, ठीक है, चूँकि अब मुगल काल वाला लोग है सब तैमूर का वंशज है, तो तैमूर से लेके, ठीक है, हुमायूं तक का जो भी, ठीक है, गतिविधियाँ रहा है, जो भी शासक हुआ है सब मैंने अपना, ठीक है ना, अपने वंश के बारे में लोग बता रहा है। दूसरे और तीसरे भाग में 1602 ईस्वी के बाद, अर्थात जब अकबर मरने हो जाएगा तो 1602 ईस्वी तक के बादशाह अकबर के इतिहास के बारे में मिलता है, दूसरा और तीसरे के बारे में। तो चूँकि अकबरनामा अकबर ने ही लिखवाया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अकबर ने ही लिखवाया अबुल फजल से। तो दूसरा और तीसरा भाग में देख पा रहे पूरा का पूरा मैंने अकबर लगभग 1555 में गद्दी में आएगा और 1602 तक पूरा यहाँ पे अकबर ही अकबर रहेगा। तो दूसरा और तीसरे भाग में सारी जानकारी अकबर के बारे में ही मिलता है, कौन से उसने युद्ध अभियान किया, ठीक है, सारी गतिविधियाँ मिलेगी। नेक्स्ट है यहाँ पे इसी के द्वारा लिखा जाएगा, ठीक है, अबुल फजल के द्वारा रुकात ए अबुल फजल नाम भी है। इसमें क्या है तो इसमें अबुल फजल द्वारा अपने माता पिता भाई अकबर और उसकी पत्नियों और पुत्रियों तथा शहजादा मुराद और दानियाल आदि को लिखे गए पत्रों का संग्रह है। तो कुछ है नहीं है, ध्यान रखिएगा, पत्रों का संग्रह है इस बुक में, हू बहू उसको, ठीक है, इकट्ठा कर दिया गया है, कंपाइल कर दिया गया है। तीसरा लिखा है इसने इंसा या अबुल फजल, नाम से ही लग रहा है, लास्ट में देखिए अबुल फजल लगा हुआ है। अकबर द्वारा अबुल फजल से लिखवाए गए और स्वयं अबुल फजल द्वारा लिखे गए पत्रों का मैंने दोनों आदान प्रदान जो किया गया है ये पत्रों का सबल मैंने कंपाइलेशन हो जाएगा इंसा है अबुल फजल में। नेक्स्ट आइए बात करते हैं हम लोग निजामुद्दीन अहमद। इसके द्वारा यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, निजामुद्दीन अहमद तबकात ए अकबरी लिखा गया है। तबकात ए अकबरी, बिल्कुल मैं स्लो करते चल रहा हूँ ताकि चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लास में क्लियर कर लीजिए। नोट्स अगर ज़रूरत में तो नोट्स ही बनाइए, अदरवाइज मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। तो निजामुद्दीन अहमद तबकात ए अकबरी, इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है और 3 भाग किससे किस संबंधित है। तो पहले भाग में भारत में मुस्लिम शासन के आरंभ से लेकर दिल्ली सुल्तानों तक के इतिहास का इसमें वर्णन मिला हुआ है। दूसरे भाग में मुगल बादशाह बाबर से लेकर
देखिए अकबर के जब 39 वर्ष तक का पूरा का पूरा ये इतिहास इसमें मिल जाएगा। और तीसरा में इसके तीसरे भाग में प्रांतीय राज्यों मुख्यतः मालवा और गुजरात के इतिहासों की जानकारी मिलती है तबकात ए अकबरी में। नेक्स्ट, अब्दुल कादिर बदायूनी, बहुत ही फेमस नाम है बदायूनी, ध्यान रखिएगा बदायूनी, ठीक है। इसके द्वारा लिखा गया है मुंतखब तवारीख अर्थात तारीख है बदायूनी भी बोला जाता है इसको। 3 भागों में यह पूरी तरीके से विभाजित है। कौन कौन सा है? तो प्रथम भाग में सुबुक्तगिन के समय से लेकर हुमायूं के शासन काल तक का घटना है, ठीक है, सुबुक्तगिन से लेकर हुमायूं तक। दूसरा भाग में देखिए क्या है इसमें, तो 1594 मैंने अकबर के समय से लेकर, ठीक है, अकबर के शासन की घटनाओं का उल्लेख किया गया है और अकबर के धार्मिक नीति का इसने कटु आलोचना किया है बदायूनी ने, ध्यान रखिएगा बदायूनी ने। इसके अलावा तीसरे भाग में अपने समकालीन जो भी विद्वान थे और संत थे उसके बारे में जानकारी मिलती है इस, ठीक है, तारीख है बदायूनी में। बिल्कुल आप लोग कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, नजरें जमाए रखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे जहांगीर। अब तो जहांगीर के समय जो लिखाया गया है तुजुक ए जहांगीरी, ध्यान रखिएगा जहांगीर की आत्मकथा था। खुद जहांगीर ने इसको, ठीक है, इसको लिखने का प्रयास किया था अपने सिंहासन पर बैठने के समय से लेकर अपने शासन के 17वें वर्ष तक। उसके बाद से चूंकि बड़ा अल्कोहलिक आदमी था, शराब वगैरह पीता था, ठीक है, तो इसका स्वास्थ्य संबंधी जब समस्या इसको होने लगा तो फिर अपने, ठीक है, दरबारियों को दे दिया उसका, ठीक है, जो उत्तरदायित्व, ध्यान रखिएगा, अपने बख्शी, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोतमिद खां को सौंप दिया, मोतमिद खां को सौंप दिया और इसी ने जहांगीर के शासन के 19वें वर्ष तक इसको पूरा कर दिया। तो तुझू की जहांगीरी कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा जहांगीर की ये आत्मकथा है। आत्मकथा मतलब स्वयं से लिखा जाता है ना, ठीक है, उसी को आत्मकथा बोला जाता है। नेक्स्ट, मोहम्मद अमीन कजनवी, ध्यान रखें कजविनी, मोहम्मद अमीन कजनवी, यही है, इसी के द्वारा लिखा गया है पादशाह नामा, बड़ा ही फेमस है पादशाह नामा। इसकी भाषा फारसी होगी, जो भी आएगा फारसी ही होगा उस समय, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको कुछ और लोगों ने भी लिखा है, अहमद हमीद लाहौरी और मोहम्मद वारिस ने पूर्ण किया, 3 लोगों ने मिलकर लिखा है, लेकिन सबसे इसमें इम्पोर्टेंट नाम है अहमद हमीद लाहौरी को, कि पादशाह नामा को इसी अहमद हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया है। और जब पढ़ेंगे मुगल काल तो आपको समझ में आएगा कि 3 लोग क्यों हैं, कुछ न कुछ इसमें कहानी है। नेक्स्ट यहाँ पे शाहजहां के समय, ठीक है, इस चीज़ को लिखा गया है, पादशाहनामा दे देगा, पादशाहनामा का संबंध, ठीक है, किस शासक से है, तो शाहजहां से, ध्यान रखिएगा शाहजहां से है। इसके अलावा पादशाह के नाम यहाँ पे इनायत खां, इनायत खां ने क्या लिखा हुआ है, बहुत ही फेमस बुक है शाहजहांनामा। अब शाहजहांनामा को लेकर कन्फ्यूजन नहीं करना है आपको, ध्यान रखिएगा, क्योंकि शाहजहां के नामा को औरंगजेब के समय इसको लिखवाया गया है, ध्यान रखिएगा, औरंगजेब के समय। इसकी भाषा है फारसी। इसके अलावा देख पा रहे हैं काजिम सिराजी, काजिम सिराजी के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है आलमगीर नामा। अब तो आलमगीर से आप समझ ही गए होंगे, ठीक है, भाषा इसकी भी फारसी है और ये औरंगजेब के समय इसको लिखा गया है काजिम सिराजी के द्वारा, ठीक है, आलमगीर नामा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे दारा सिको, क्योंकि आपको पता है कि शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र वही था दारा सिको, और दारा सिको को चूँकि, ठीक है, औरंगजेब के द्वारा ही, ठीक है, माना गया है कि भाई मरवा दिया उसने, मार दिया और राजगद्दी को हथिया लिया, ठीक है। तो मुस्लिमों में देखेंगे आप, खासकर मुगल काल में, तो भाई भाई के बीच काफ़ी टकराव की स्थिति वहाँ पे बनी रहती है, ज्येष्ठ का कोई मतलब ही नहीं, ठीक है, तलवार के दम पे भी वहाँ शासन होता था। तो मज्म उल बहरीन ठीक है, दारा सिको के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है, इसकी भी भाषा फारसी थी। नेक्स्ट आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अनुवादक के रूप में, क्योंकि अनुवादक में बहुत सारा, मैंने बताया था आपको शुरू में कि जो भी भारतीय, जो, ठीक है, धर्म ग्रंथ थे, वेद थे, उपनिषद थे, उसको इन्हीं मुगलों के द्वारा उसका ट्रांसलेशन किया गया, जो कि एग्जाम में बार बार पूछना है, पूछता ही पूछता है। इसको आप लोग फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए, क्योंकि इसमें पूरा पूरा 1 लाइनर है। पहला है रज्मनामा, महाभारत के विभिन्न भागों का इसमें संकलन है, इसको बदायूनी के द्वारा, नकीब खां एवं अब्दुल कादिर के द्वारा लिखा गया, 3 लोगों के द्वारा लिखा गया है रज्मनामा, यही है रजनामा, देख पा रहे हैं। दूसरा रामायण, रामायण को, ठीक है, अब्दुल कादिर माने बदायूनी के द्वारा इसको, ठीक है, माने अनुवादक के रूप में, ट्रांसलेटर के रूप में किया गया है, सब ट्रांसलेटर ही हैं यहाँ पे। अथर्ववेद को हाजी इब्राहिम सर हिंदी के द्वारा, बड़ा फेमस नाम था, हम लोगों ने देखा था सर हिंदी,
उसके बाद पुराण को राजा टोडरमल के द्वारा, टोडरमल आपको पता होना चाहिए, ठीक है, अकबर के दरबार का आप कह सकते हैं कि ठीक है, नवरत्नों में ही से था। इसके अलावा भगवत गीता, योग विशिष्ट उपनिषद को दारा सिकोह के द्वारा, चूंकि दारा सिकोह ठीक है एक सहिष्णु व्यक्ति हुआ करता था, इतिहास में इसे ही उसका नाम दिया जाता है। इसके अलावा देख पा रहे हैं कालिया दमन आयारे दानिश, इसको अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। राज तरंगड़ी को, ठीक है, मैंने राज तरंगड़ी को मौलाना शाह मोहम्मद शाहबादी के द्वारा इसको, ठीक है, लिखा नहीं गया, इसका ट्रांसलेशन किया गया है। उसी तरीके से लीलावती बहुत फेमस पुस्तक है, गणित की जो पुस्तक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा लीलावती किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। नल दमयंती, इसको फैजी के द्वारा अनुवाद किया गया है। और बाबर नामा को अब्दुल रहीम खान खाना एवं पायंदा खां के द्वारा इसको अनुवाद किया गया है। तजक या तुजुक, या फिर इसको ज्योतिष ग्रंथ के रूप में कह सकते हैं, इसको जहार ए जहन नाम से मुकम्मल खां गुजराती के द्वारा इसका अनुवाद किया गया है। पूरा अनुवादक हो गया। अब आइए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे कश्मीर में क्या क्या था, यहाँ पे चल रहा था। देखिए कश्मीर में यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे आएंगे, जैसे क्षेमेंद्र, ठीक है, क्षेमेंद्र ने लोक प्रकाश लिखा है, इसके भी बारे में, कश्मीर के बारे में इस लोक प्रकाश से जानकारी मिलती है। कल्हड़ की राज तरंगड़ी बहुत ही फेमस है, ध्यान रखिएगा, राज तरंगड़ी कल्हड़ तो लिखा है, कश्मीर के बारे में ज़बरदस्त जानकारी मिलती है, ठीक है। इसकी रचना 1148 में जब लोहारा वंश वहाँ पे चल रहा था, उसी समय राज तरंगड़ी के द्वारा, कल्हड़ के द्वारा की गई है। इसके अलावा जोन राज है, इसने दूसरी राज तरंगड़ी लिखा। शुरू में मैंने बताया था 4 राज तरंगड़ी आएगा, तो जोन राज ने दूसरी राज तरंगड़ी, इसकी जो रचना है 1148 और 59 के आसपास, उस समय कश्मीर का अकबर कहा जाने वाला शासक था, ठीक है, जैनुल आबदीन, ध्यान रखिएगा, जैनुल आबदीन। इसके बाद है श्रीवर, ठीक है, श्रीवर, इसने तीसरा राज तरंगड़ी को लिखा है, ठीक है, थोड़ा इसको मात्रात्मक से दिया, देख लीजिएगा, राज तरंगड़ी। चौथे नंबर पे यहाँ पे नेक्स्ट, ठीक है, इसकी रचना देख पा रहे हैं 1459 से लेकर 86 के बीच, टाइम पीरियड बस दे दिया गया, ध्यान, ठीक है, आपको याद नहीं करना है। उसके बाद से यहाँ पे प्रजा भट्ट एवं सुख, ठीक है, चौथी राज तरंगड़ी इसको लिखा गया है, हमने इसके द्वारा लिखा गया है। तो 4 राज तरंगड़ी हो गया, ध्यान से देखिएगा कि कौन सा पूछ रहा है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए पूरा का पूरा हम लोग क्लियर करते आ गए हैं, पूरा तात्विक साहित्यिक स्रोत में हमने अनुवादक सब यहाँ पे कश्मीर तक कर लिया। अब लास्ट में बचा हुआ है विदेशी स्रोत, थोड़ा सा बस और देख लीजिए, फिर उसके बाद क्लास हम, ठीक है, कंप्लीट करते हैं, ओवर करते हैं। विदेशी में पूरा लोग आया हुआ है, इटली, पुर्तगाली, अफ्रीकी, रूस, ईरानी, बारी बारी से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, मार्को पोलो। एक देख पा रहे मार्को पोलो बहुत ही फेमस नाम है, इटली का था ये, और ये, ठीक है, कुबलई खां के दरबार में बोला जाता है कि 1274 में आया हुआ था। ये वही है, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा तो पुनर्जागरण का एक बहुत बड़ा कारण था, ठीक है, चंगेज खान का जो दरबार, क्योंकि वहाँ पे पूर्व और पश्चिम के विद्वानों का जमवाड़ा होता था, जिससे कि विचारों का आदान प्रदान हुआ करता था। तो ये कुबलई खान भी, ये मार्को पोलो भी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, भारत में ऐसा माना जाता है कि पांड्य राजा के दरबार में आया हुआ था, चेरचोल जो पांड्या था, सब ध्यान रखिएगा, पांड्या, ठीक है, पांड्या जो इधर क्या बोलते हैं तमिलनाडु के साइड था उस समय। आधुनिक भूगोल का इसको पिता भी बोला जाता है मार्को पोलो को। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए दक्षिण भारत के सामाजिक जीवन के बारे में इसके, ठीक है, जो भी बुक है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी मिलती है मार्को पोलो से। नेक्स्ट इब्न बतूता, जितनी, ठीक है, तारीफ किया जाए, माने अगर कहा जाए कि सबसे अधिक भारतीय इतिहास में रुचि लेने वाला अगर, ठीक है, व्यक्ति का नाम था अलबरूनी, लेकिन सबसे अधिक जो पूरे विश्व में जो व्यक्ति चला हुआ है उस व्यक्ति का नाम है इब्न बतूता। देख रहे हैं अफ्रीका से पूरा का पूरा, ये देखिए इधर नीचे साउथ अफ्रीका से होते फिर आगे घूम के भारत आया, फिर भारत होते चाइना होके, फिर ये देखिए सिल्क रूट होते इधर, तब जाके मेडिटेरियन सी होते ही अपने घर गया। देखिए कितना 1000 किलोमीटर चल लिया होगा, और वो भी देखिए पैदल, ऊँट से कितने बार इसको लूटा गया। यही है इब्न बतूता, ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत में आया हुआ था। अफ्रीकी यात्री है, 1373 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया हुआ था, और उस समय तक लगभग 14 वर्षों तक ये भारत में रहा, 8 वर्ष तक के काजी के पद में भी रहेगा। इसने अपनी पुस्तक रेहला लिखा, बहुत ही फेमस बुक है रेहला, भाषा इसकी अरबी है, और साथ में इस ग्रंथ में देखिए मोहम्मद बिन तुगलक की
शासन की परिस्थितियों का इसमें पूरी तरीके से वर्णन किया गया है। और दरबार में ये काजी रहा 8 वर्षों तक, लेकिन ठीक है, भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया तो उसको ठीक है कुछ दिनों तक केरला में भेजा गया दक्षिण भारत में, और उसके बाद से उसको चीन भेज दिया गया। तो चीन होते ही अब वहाँ से वो निकल जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे है निकोला द कोंटी, बहुत ही फेमस नाम है। इन नामों को देखते चलिए, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। निकोलो द कोंटी, ठीक है। इमेज शायद ये नहीं है, ठीक है, रिपीट हो रहा है इमेज, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इटली का भी है निकोला द कोंटी, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के शासक जब देवराय प्रथम हुआ करता था वहाँ पे, तब ये आया हुआ था 1420 ईस्वी में। नेक्स्ट है यहाँ पे अब्दुल रजाक, ये भी बड़ा फेमस नाम है, सारा नाम ही इधर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंसंट्रेशन बनाए रखिए। अब्दुल रजाक, ठीक है, ये था, ठीक है, हेरात से आया हुआ था, ठीक है। फारसी विद्वान के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। 1442 से 43 ईस्वी माना जाता है कि विजयनगर साम्राज्य उस समय देवराय द्वितीय था। ध्यान रखिएगा, देवराय द्वितीय, यही पूछा जाता है कि कौन से किसके शासनकाल में आया हुआ था। इसने जो ग्रंथ जो लिखा मतलौसा सदाई और मजमौल, ठीक है, बहराई करके लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं, मतलौसा सदाई और मजमौल बहराई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे एथनैसियन निकोतीन, एथनैसियस निकोतीन, इसमें क्या है थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए। ये एक रूसी यात्री था और कहाँ पे आया था, तो 1470 में दक्कन की यात्रा उस समय किया हुआ था। दक्कन की यात्रा मैंने आप समझ सकते हैं, बहमनी साम्राज्य में भी उस समय टूट गया होगा, और बहमनी साम्राज्य के बाद ठीक है दक्कन का सुल्तान जो भी था सब 5-5 सब आ गया था। इसका विवरण हमें बहमनी साम्राज्य के भी बारे में मिलता है, मैंने बहमनी साम्राज्य के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है डोमिंगो पायस, ठीक है, डोमिंगो पायस यही है उस समय का पुर्तगाली, ये भी यात्री हुआ करता था डोमिंगो पायस। 1500 से लेकर 1502 ईस्वी के आसपास ये भी आया है भारत में, दक्षिण भारत में। विजयनगर का उस समय क्षेत्र हुआ करता था। जब वास्को डी गामा आया था 1498 में, उस समय दक्षिण भारत में विजयनगर का ही, ठीक है, साम्राज्य हुआ करता था। तो विजयनगर उस समय शासक कौन था, तो कृष्णदेव राय के समय आया है डोमिंगो पायस। उसके बाद से यहाँ पे फर्नाओ नूनीज, ध्यान रखिएगा, फर्नाओ नूनीज यही है, पुर्तगाली यात्री है। यह एक घोड़ा व्यापारी है, चूँकि उस समय ठीक है बहुत सारा जो व्यापारी था सब, ठीक है, घोड़ा बेचने के लिए खूब आता था। तो ध्यान रखिएगा, घोड़ा व्यापारी, इसीलिए विजयनगर साम्राज्य में पूछा जाता है कि आयात में जो आयातित जो वस्तुएं थी उनके सबसे जो मतलब फेवरेट जो वस्तुएं थी उसमें घोड़ा ही था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो विजयनगर के शासक यहाँ पे अच्युत राय ने 1500 ठीक है 35-37 के दौरान ये फरनोआ, ठीक है, नूनीज ये भारत आया हुआ था विजयनगर साम्राज्य में। सारा विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड है आपको, ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन करना पड़ेगा इसको। आंतरिक कला और गृह युद्ध को यह बताया हुआ है, क्योंकि उस समय तक गृह युद्ध में, ठीक है, सॉरी, जो विजयनगर साम्राज्य था धीरे धीरे टूटन की ओर यहाँ पे बढ़ चला था। राक्षस तांगड़ी युद्ध वगैरह हुआ था, ठीक है, तालीकोटा के युद्ध भी जिसे बोला जाता है, इससे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दुआर्ते बारबोसा, बारबोसा बोला जाता है, दुआर्ते बारबोसा, ये देखिए यही है भाई साहब दुआर्ते बारबोसा। ये भी पुर्तगीज यात्री है, पुर्तगाली यात्री है, और चीन में लगभग 1500 से लेकर 1516 के बीच में ये आके रहा है। और उसके बाद से देखिए 1576 में ये भारत आया हुआ है, बूढ़ा हो गया होगा, ठीक है। 1576 में भारत आया है और विजयनगर साम्राज्य में भी आएगा, और ये विजयनगर साम्राज्य की जो भी शासन व्यवस्था थी, ठीक है, उसी के बारे में बतलाया हुआ है। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ अगर आप यहाँ तक पहुँचे होंगे, ठीक है, तो अंदाज़ा लग गया होगा कि देखिए क्वालिटी में मैं कहीं भी किसी तरह से आप कंप्रोमाइज़ नहीं करने जा रहा हूँ। मेरी लेक्चर की अवधि हमेशा ही अधिक होती है, कारण यही है आप ही देख ही रहे क्वालिटी कंटेंट और समझाने में मेरा फोकस करना, क्योंकि सफलता का देखिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है। और मैं यही मानता हूँ कि एक बार मेरे कंटेंट को अगर एक बार पढ़ लेते हैं किसी भी टॉपिक को, तो ये अपने आप में, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं पूर्ण है, लेकिन एग्जाम के लिए इतना सफिशियंट है। इस बात को आप पूरी तरीके से गांठ पाड़ लीजिए, ठीक है। कोई भी टॉपिक है, किसी भी टॉपिक का मैं लेक्चर बनाता हूँ तो पूरा उसका डिटेलिंग करके पूरा एक, ठीक है, मतलब एक रिसर्च करके ही मैं चीज़ों को आपके सामने प्रोवाइड करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, तो अपना प्रक्रिया जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद।